व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो आज हम अपनी फिजिकल एजुकेशन स्पीड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 10 जो है, जो लास्ट चैप्टर है, वो कंप्लीट करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्पीड सीरीज़ पूरे इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा फास्ट तरीका है अपनी प्रिपरेशन करने का। अगर आपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, या फिर आपको CUT की प्रिपरेशन करनी है, या फिर आपको रिविजन करना है फॉर बोर्ड एग्जाम या फिर CUT, दोनों के लिए ही आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने पूरे का पूरा लेक्चर मेरे साथ बैठकर एंड तक देखना है, और अगर आप चाहो नोट्स बनाना तो आप बना सकते हो, बट आपका फुल कंसंट्रेशन मेरे साथ इस पूरे लेक्चर पर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है ये वाला हमारा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमने अपना फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 10 शुरू करने से पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात कर ली है योगा में, हमने आसन्स के बारे में बात कर ली, हमने स्पीड के बारे में बात करी, हमने इंडोरेंस के बारे में बात करी, हमने इन सारी ही चीज़ों के बारे में पहले बात कर रखी है। बट अब इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे स्पीड को बेटर कर सकते हैं, इंड्योरेंस को बेटर कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है। ठीक है, साथ ही साथ में प्रिपरेशन क्या होती है, ट्रेनिंग और प्रिपरेशन में क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो पढ़ेंगे। तो फटाफट से हम अपना लेक्चर जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो है वो मतलब पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ट्रेनिंग का बेसिकली मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के लिए अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम एक तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ तो हम, एक तो वर्ड है प्रिपरेशन और एक है वर्ड ट्रेनिंग। अब प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा आपका लॉन्ग टर्म से जुड़ा हुआ है, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और ट्रेनिंग जो है वो प्रिपरेशन का पार्ट होता है। जैसे प्रिपरेशन का मतलब है कि हम लंबी मैराथन भाग रहे हैं, जैसे हमारा क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम, राइट। बट जो हमारा मॉक टेस्ट लगाना हो गया, क्लास टेस्ट हो गए, हमारे सैम्पल पेपर्स हो गए, जब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं, है ना, जब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए तैयारी ही तो करें, हम उसके लिए ट्रेनिंग ही तो करें कि हम 3 घंटे में पेपर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमारी रिवीजन ठीक चल रही है नहीं चल रही, हम कौन से एरियाज़ में लैक करते हैं। तो वही मेजर हमारा ट्रेनिंग का मतलब है। और लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का मतलब जब हम लंबे समय के लिए तैयारी करते हैं उसको हम प्रिपरेशन कहते हैं। प्रिपरेशन का पार्ट होता है ट्रेनिंग। ये आपको याद रखना है कि अगर ये प्रिपरेशन है तो ये ट्रेनिंग है। ठीक है जी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एथलीट फॉर कंपटीशन। जब हम किसी भी एथलीट या ग्रुप ऑफ एथलीट्स को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसकी तैयारी करवाते हैं, उसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपिक्स के लिए तैयारी करवा रहे हैं, या फिर हम पैरालंपिक्स के लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो उसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेज होंगी, रूटीन्स होंगे, एम्ड एट इम्प्रूविंग फिटनेस, कंडीशनिंग द बॉडी एंड डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, तो मीनिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग में हम बेसिकली क्या करें, हम आपको पूरा के पूरा तैयार कर रहे हैं। हम आपको ये बताएं, जैसे अगर हम बात करें कि टेस्ट मैच है, तो टेस्ट मैच में आपको कितने सारे दिन खड़े होकर फील्डिंग ही करनी पड़ेगी, है ना, और एक दूसरी टीम होगी जो पूरा दिन उनको बैटिंग ही करनी होगी। तो इन सब की हम तैयारी उन्हें कैसे कराते हैं, उसी तरीके से प्रिपेयर करके। ये एक्सरसाइजेज हैं तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, ये है तो आपकी इंड्योरेंस बढ़ेगी, अच्छा आपका रिस्पॉन्स रेट ऐसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन आर रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर है, रिलेटेड है एक दूसरे से, पर सेम नहीं है। ट्रेनिंग इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिपरेशन प्रोसेस विच अ ब्रॉडर टर्म एनकम्प्राइजिंग एस्पेक्ट्स लाइक स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन एंड मेंटल रेडीनेस वगैरह। ठीक है, तो जब हमने प्रिपरेशन की बात करी तो प्रिपरेशन एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपकी न्यूट्रिशन आ जाएगा, जिसमें आपका ट्रेनिंग कैसे करानी है, जिसमें आ जाएगा कि आपको पर्टिकुलर टाइम में कैसे, अच्छा आपको मेंटली और फिजिकली इमोशनली कैसे रेडी रखना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आगे चलते हैं। सिस्टमैटिक ट्रेनिंग डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस एन एथलीट्स फिजिकल डेवलपमेंट एंड फिटनेस लेवल, फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ अचीविंग स्पोर्ट्स सक्सेस। तो अगर हम एक तरीके से देखो, सिंपल सी बात है, दिल्ली में ही अगर आप देखोगे तो बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, ठीक है, दिल्ली NCR में। तो वहाँ पर क्या होता है,
वहाँ पर कोचेज़ होते हैं, कोचेज़ अपना अपना प्लान बनाते हैं, ठीक है, कि हम इनको इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयारी करा रहे हैं, है ना। तो उसमें उनका पूरा प्लान होता है कि हमें आज ये एक्सरसाइज करानी है, उसके इतने रेप्स कराने हैं, इतने मिनट की चलेगी वो, ये होगा उसमें, इतनी ब्रेक होगी उसमें। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीका, एक सिस्टमेटिक प्लान है आपके पास, जिसके तहत आप अपनी तैयारी कर रहे हो, जिसमें बेसिकली हम अपने एथलीट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए, मेंटल डेवलपमेंट हो जाए, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाए, उसके रिस्पॉन्स रेट बढ़िया हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन या फिर डिटेक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो, जो टैलेंट शब्द है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब टैलेंट क्या होता है बेटा, टैलेंट हमारे अंदर होता है, इनहेरेंट होता है, ये हमारी इनहेरेंट एबिलिटी होती है, ठीक है, उसको हम टैलेंट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा बड़ा गॉड गिफ्टेड बच्चा है, बड़ा टैलेंटेड है, ये तो 3-4 साल की उम्र में पियानो बजा लेता है, तबला बजा लेता है, गाने गा लेता है ना, या रिसाइट कर लेता है पोम। तो ये क्या है, ये आपका इनबॉर्न टैलेंट है, इनहेरेंट टैलेंट है, उसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले आपका पिरामिड में क्या आएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि मुझे ढूंढना है। अब आप ढूंढोगे कैसे, तो जब हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लें अपने बच्चों से, ठीक है। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं स्कूल में कहीं पे भी, उनकी हमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारे नंबर ऑफ बच्चे खेल रहे होंगे तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो बढ़िया रहेगा, किसमें करने की क्षमता है, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन या फिर डिटेक्शन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पार्टिसिपेंट्स हु हैव द पोटेंशियल टू बिकम एलीट परफॉर्मेंस, जिनके पास पोटेंशियल है। अब देखो, सिंपल सा एग्जांपल है, जब सचिन तेंदुलकर बहुत छोटे थे तब उनके ब्रदर ने उन्हें खेलते हुए देखा था, तब उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि सचिन तेंदुलकर में एक क्रिकेटर बनने का जो है वो स्कोप है, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस टेस्ट ऑब्जर्वेशन टू मेजर एन इंडिविजुअल फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स टू प्रेडिक्ट देयर फ्यूचर सक्सेस इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हम पार्टिसिपेट कराएं बच्चों को, उन्हें वेरियस चीज़ों से दोहराएं, गुजारे कर उनको करें, ताकि हम देख पाएँ कि वो क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो गए, उनके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब टैलेंट डेवलपमेंट क्या है, देखो, जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब है कि हम एक इंसान का जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया टैलेंट, तो हम उसको, देखो, हमारे पास तो गीली मिट्टी है या कच्ची मिट्टी है, उसको मुझे मोल्ड शेप भी तो देनी है, तो वो सब इसी में होगी। लॉन्ग टर्म प्रोसेस, वही आ गई बात, लॉन्ग टर्म प्रोसेस प्रोवाइडिंग अ सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट टू नर्चर द पोटेंशियल ऑफ आइडेंटिफाइड एथलीट एंड हेल्प देम रीच द मैक्सिमम कैपेबिलिटीज। यही काम आपके अकेडमीज का होता है, जितनी भी स्पोर्ट्स अकेडमीज होती हैं उनका भी यही काम होता है कि आइडेंटिफाई करा, उनको डेवलप करा, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें सारे टेस्ट से गुजारा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। द प्रोसेस of finding and developing talented athletes is crucial part of achieving sports excellence. This process is divided into steps. अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये स्टेप्स में सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे मतलब हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि अच्छा इसमें मुझे लग रहा है पोटेंशियल है, जैसे मैंने आपको सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया था। सो डिटेक्शन, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स विद पोटेंशियल नॉट करंटली पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट, कि किसमें पोटेंशियल है। अच्छा, अब ये आपका जो पिरामिड है इसको आपने ध्यान में रखना है, पहले नीचे क्या आएगा, ऊपर जाते जाते बिल्कुल सिलेक्शन आ जाएगी। और दूसरा, ये आपका 1 मार्कर में जैसे क्रोनोलॉजी का सवाल हो, है ना, या फिर वो आपसे पूछ लें या फर्स्ट या लास्ट कौन सा है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है सिलेक्शन। जब हमने पहले डिटेक्ट कर लिया, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो दूसरा क्या आ जाएगा, सिलेक्ट करना। अब वो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, है ना। तो द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग एथलीट्स फॉर डेवलपमेंट एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो भी हमारे अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस होंगी परफॉर्मेंस की, वहाँ से हम बच्चों को निकाल लेंगे। द ओवरऑल अप्रोच टू ग्रूमिंग स्पोर्टिंग टैलेंट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्टेप्स। तो इन स्टेप्स का हम एक कॉम्बिनेशन जो है वो लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रेनिंग साइकिल्स की, ठीक है, ट्रेनिंग साइकिल्स की।
Periodization is a systematic method of planning sports training that involves dividing long-term plan into specific time blocks or periods to achieve a desired performance level at a particular time, such as during competition. This concept was developed by USSR in the 1960. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये USSR में 1960 में आया था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो भाई सिंपल सी बात है आप कि जो हमारी ट्रेनिंग साइकिल है ना, तो जो हमारी ट्रेनिंग साइकिल है वो ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही तरीके की ट्रेनिंग साइकिल होगी। तो ट्रेनिंग साइकिल भी लॉन्ग टर्म होगी, शॉर्ट टर्म होगी, वेरी शॉर्ट टर्म होगी, मीडियम टर्म होगी, है ना। तो हम यहाँ पर उसी की बात करेंगे। तो बेसिकली जो हमारी बेटा साइकिल होती है वो 3 मेन पीरियड्स की होती है, मैक्रो साइकिल, मेसो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल। ठीक है, मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो। देखो जो मैक्रो साइकिल है वो लॉन्ग टर्म की साइकिल है, ठीक है। मेसो साइकिल आपकी वीक्स से मंथ्स तक की हो सकती है और जो माइक्रो साइकिल होती है वो वीक्स की होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैक्रो साइकिल सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, टिपिकली लास्टिंग फ्रॉम 2 to 4 years। ये आपको पता होना चाहिए, जो ये ईयर्स है ना ये पता होना चाहिए कि 2 से 4 साल, ठीक है। इट इज़ लॉन्ग टर्म प्लान दैट गिव्स अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपका ब्रॉड ओवरव्यू, ये आपका पूरा ओवरव्यू दे देगा। जैसे आपके प्लान में होगा कि अभी आपने मंथ में इतना करना है, मंथ 2 में ये करना है, मंथ 3 में ये करना है, ऐसे करके आपका पूरा स्प्रेड आउट होगा। और ये हम यूजुअली लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मेसोसाइकिल हमारा मीडियम साइज होता है, ठीक है। इट कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ फ्यू वीक्स से कुछ फ्यू मंथ्स तक जा सकता है। फोकस ऑन स्पेसिफिक ट्रेनिंग गोल, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। तो यहाँ पर जो हमारा मेसोसाइकिल में फोकस होता है वो होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, स्किल को बेटर करना, जैसे इंड्योरेंस पे काम करना। इंड्योरेंस का मतलब आप में कितनी क्षमता है करने की, और साथ में स्ट्रेंथ को या इंक्रीज करना। माइक्रो साइकिल मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा, शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल होती है अबाउट 1 वीक की, ठीक है। माइक्रो साइकिल्स आर मेड अप ऑफ डेली ट्रेनिंग सेशंस होते हैं आपके रोज़, है ना। जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जिम भी जा रहे हो, ठीक है, और आपने जिम में पर्सनल ट्रेनिंग ले ली और आपने बोला कि मैं 6 महीने की पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आपने पैसे दे दिए, है ना। तो जो आपके जिम ट्रेनर हैं वो आपको भाई मंथली तो बनाएंगे, उसके साथ डेली भी बनाएंगे कि आज लेग डे होगा, लेग डे के साथ आप कार्डियो करोगे, है ना। फिर अगले दिन हो सकता है कि आपका अपर डे हो, अपर डे के साथ आपने कुछ और कर लिया। तो ऐसे करके आपके जो डेली की चीज़ है वो इसमें आ जाएगी। The length and intensity of each training cycle depends on the athlete's specific needs, training status and the type of sport they will participate in। तो जो भी आपका देखो कितनी देर करना है, कितने रेप्स करने हैं, किस तरीके से आपकी एक्सरसाइजेज होंगी, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कौन से स्पोर्ट की तैयारी कर रहे हो और आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इस पे ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है। अब मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने का क्या तरीका। देखो स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। स्ट्रेंथ का बच्चों बेसिकली मतलब है आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी क्षमता है किसी भी चीज़ को उठाने की। जैसे हम डेड लिफ्ट करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम में, वो सब स्ट्रेंथ का ही तो काम होता है। तो स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, कि हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे, ठीक है। वो होती है हमारी मसल की जो एबिलिटी, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। अब 3 तरीके की होती है, आइसोमेट्रिक होती है, आइसोटोनिक होती है और आइसोकाइनेटिक होती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड अकादमी ने अपना फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है बेटा। इसमें आपको डिटेल लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलेंगे, बेस्ट फिजिकल एजुकेशन नोट्स मिलेंगे, मेरे से पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, स्टडी प्लान मिलेगा, फ्री मॉक सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, 24 आवर्स डाउट सपोर्ट मिलेगा, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF और कुछ बहुत ही बढ़िया सीक्रेट स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड मैप्स भी आपको मिलते हैं, डिटेल नोट्स, क्रिस्प नोट्स, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगी, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में 100 स्कोर करना चाहते हो तो इससे बढ़िया कोई रिसोर्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ तो हमने मीनिंग कर लिया था। अब बात आती है बेटा इसमें कैटेगराइजेशन है। सबसे पहले डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ का मतलब है
कि जब भी मैं कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही हूँ, मैं जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही हूँ तो मेरी ना मूवमेंट शो हो रही है, मेरी मूवमेंट शो हो रही है। जैसे मैं पुशअप मार रही हूँ, मैं पुलअप्स कर रही हूँ, तो उसमें आपको मसल की मूवमेंट भी दिख रही है, आपको मूवमेंट दिख रही है, हो रही है, तो उसको हम डायनामिक स्ट्रेंथ कहते हैं। सो इट इज़ द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट्स, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, द एबिलिटी टू ओवरकम मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मतलब कि कितना मैक्सिमम आप ताकत लगा सकते हो, जैसे वेट लिफ्टिंग इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये हमारा इसमें आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या है, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। यहाँ पर क्या है कि मैं मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, बट क्या मेरी क्षमता है कि मैं बिना थके वो काम कर लूँ, राइट। सो स्ट्रेंथ एंड स्पीड एसेंशियल फॉर स्पोर्ट्स विद क्विक पावरफुल मूवमेंट, जैसे स्प्रिंटिंग है, थ्रोइंग इवेंट्स है, जेवलिन थ्रो हो गया, इन सारी चीज़ों में ये काम आता है। फिर आता है हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, सो द एबिलिटी टू विथस्टैंड फटीग अगेंस्ट रेजिस्टेंस ओवर टाइम। इसका मतलब है कि मैं अपनी थकावट को कैसे ओवरकम कर सकती हूँ और अपनी एक्सरसाइज जो भी मुझे अभी परफॉर्म करना है वो मैं बिना थके लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक कर लूँ, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। फिर आती है नेक्स्ट डायनामिक हो गई, एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि आपको मूवमेंट्स नहीं दिखती हैं बॉडी में, जैसे आपका प्लैंक, जब आप प्लैंक करते हो तो आप एक ही पोजीशन में हो ना, आप हिलते नहीं हो, सारी जो आपकी दर्द है, जो भी सारा बोझ है वो आपकी कोर पे आता है, राइट, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। सो दिस इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट, जैसे अगर आप किसी दीवार पे भी अपना लगा रहे हो फोर्स, तो उसकी बात। सो इट इज नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ एंड इट इज सीन इन एक्टिविटीज लाइक होल्डिंग अ योगा पोज, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आइसोमेट्रिक, ये कौन सी हो गई, सो वेयर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी विजिबल जॉइंट मूवमेंट, ठीक है, जैसे पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। अब आती है आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, सो दीज एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स वेयर मसल्स लेंथन एंड शॉर्टन। यहाँ पर जो आपकी मसल्स हैं वो बढ़ भी रही हैं, कम भी हो रही हैं, मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, जैसे वेट ट्रेनिंग, सिटअप्स, पुशअप, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ भी है और रिहैबिलिटेशन भी है, ठीक है। फिर आती है आइसोकाइनेटिक। सो आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, आइसोकाइनेटिक में हम बेसिकली कुछ स्पेशलाइज्ड मशीन्स का यूज़ करते हैं, उसमें मूवमेंट होती है, जैसे रोइंग है वगैरह, ठीक है। सो दीज एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म्ड यूजिंग स्पेशलाइज्ड मशीन्स दैट मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ मूवमेंट व्हाइल अप्लाइंग मैक्सिमम। यहाँ पर अपना हम मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं और स्पेशलाइज्ड मशीन होती है जहाँ पर हम एक ही तरफ से जोर लगा रहे हैं। सो दे आर यूज इन स्पोर्ट्स एंड थेरेपी, स्पेशली फॉर इंजरी रिकवरी के लिए किया जाता है, एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय पेरिन इन 1968। अब हम बात करेंगे इंड्योरेंस और ट्रेनिंग मेथड्स की। तो बेटा इंड्योरेंस क्या है, इंड्योरेंस का बेसिकली यही मतलब है कि आप में कितनी क्षमता है, आप में कितनी क्षमता है बिना थके करने की कोई भी काम, ठीक है जी। इंड्योरेंस एंड 3 की ट्रेनिंग मेथड्स यूज, जिसमें हम कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड पढ़ेंगे, इंटरवल पढ़ेंगे एंड फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड पढ़ेंगे। तो कॉन्टिन्यूस से आपके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कॉन्टिन्यूस में क्या है कि यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस रनिंग कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस रनिंग कर रहे हैं काफ़ी टाइम तक, तो वो हो गया कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है। इंटरवल में क्या हो रहा है कि हम थोड़ा सा भागे, हमने ब्रेक ले ली, फिर हमने भागे, हमने ब्रेक ले ली, ठीक है, और फिर हमारा आएगा फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। तो ये तीनों मेथड्स हम फटाफट से पढ़ते हैं। Endurance is the body's ability to resist fatigue during physical activity. It is characterized by duration and type of activity. जैसे मैंने आपको क्या यही तो बताया था कि endurance का मतलब क्या है कि मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ पर उसमें मैं अपना थकावट को रोक के, कि मेरे को थकना नहीं है, तो मैं कितना बिना थके एक फिजिकल एक्टिविटी को कितने लंबे ड्यूरेशन तक के लिए कर सकती हूँ। जैसे अगर आप इंक्लाइन वॉकिंग कर रहे हो कुछ लगा के, तो आप वो कितनी देर कर सकते हो, 20 मिनट, आधा घंटा, लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटा भी करते हैं, समझ रहे हो। तो ये हमारा इंड्योरेंस का मतलब होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके के। सो सबसे पहले तो नेचर ऑफ एक्टिविटी पे ये डिपेंड करता है, पहला बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक। सो बेसिक क्या है भाई, जो बेसिक लेवल की है, जिसमें हम थोड़ा चल लें, हम भाग लें, हम ये कर लें, ठीक है। सो द एबिलिटी टू परफॉर्म स्लो, स्टडी एंड लार्ज मसल मूवमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो बेसिक चीज़ें होती है जो हम लंबे समय तक कर सकते हैं। फिर जनरल क्या है कि यहाँ पर हमारी थकावट हमें रोकनी है, कि हम अलग अलग तरीके की जो है एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम एरोबिक भी कर रहे हैं, हम एनारोबिक भी कर रहे हैं,
है ना। तो उन दोनों एक्टिविटीज़ में मेरा इंड्योरेंस लेवल क्या है। फिर स्पेसिफिक इंड्योरेंस क्या है कि मैं कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रही हूँ, जैसे मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ या मैं कोई और एक्टिविटी कर रही हूँ, है ना। तो उसमें मेरे क्या उसमें मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करूँ कि मैं बिना थके लेट्स से 6 मिनट वो चीज़ कर लूँ। सो द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स और एक्टिविटी सच एज एंड्योरेंस अ बॉक्सर नीड्स फॉर अ 6 मिनट फाइट। लो वही एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहला स्पीड इंड्योरेंस। इंड्योरेंस फॉर शॉर्ट हाई इंटेंसिटी, मतलब कि मेरे को लेट्स से ऑन द स्पॉट जॉगिंग करनी है फॉर लेट्स से 2 मिनट्स, ठीक है, तो वो आ गया। या लास्टिंग अप टू 45, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, लास्टिंग अप टू 45। फिर शॉर्ट जो है वो 45 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक की होगी, ठीक है, कि जो एक्टिविटी 45 सेकेंड से 2 मिनट तक लास्ट कर रही है उसमें आपका क्या हाल है। फिर आपकी मिडिल टर्म इंड्योरेंस आएगी जो लास्ट करेगी बिटवीन 2 and 11 मिनट्स। तो 45 सेकेंड्स एंड 2 मिनट्स एंड देन यू हैव 2 मिनट्स एंड 11 मिनट्स। ये आपको तीनों की बाइफिकेशन पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। अब बात आती है आपकी लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस की, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, जो मीडियम टर्म ही 11 मिनट की थी तो लॉन्ग टर्म क्या होगी, 11 मिनट से ज़्यादा की होगी, है ना। बस वही है, मोर देन 11 मिनट्स, कि आप 11 मिनट से ज़्यादा की अगर कोई एक्टिविटी है तो आप बिना थके कैसे कर सकते हो। अब हमारी बात आती है बेटा मेथड्स टू डेवलप इंड्योरेंस, कि हम अपनी इंड्योरेंस को कैसे बिल्ड करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ सिंगल प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज सेशन विदाउट एनी ब्रेक। यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बुलाया था। यहाँ पर इंटेंसिटी हमारी लो रहती है। एक्सरसाइज मस्ट बी परफॉर्म फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स के लिए आपको करनी है एक्सरसाइज। जैसे क्रॉस कंट्री रेस अगर हो रही है वो इसका एग्जाम्पल। अब इसके एडवांटेज क्या है, हमारी विल पावर को इम्प्रूव करता है, हमारे में डिसिप्लिन लाता है और हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो बढ़िया रहती है। तो कॉन्टिन्यूस मेथड में क्या है, हमें कोई ब्रेक नहीं मिल रही है, हमें मिनिमम 30 मिनट्स के लिए कॉन्टिन्यूस वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब बात आती है इंटरवल। इंटरवल में क्या है कि यहाँ पर आप हाई इंटेंसिटी पे काम करोगे, रिकवरी पीरियड्स भी होंगे, आपका पल्स रेट होना चाहिए 120 से 140 बीट्स पर मिनट पर, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी कैन बी एडजस्टेड टू मैच द एथलीट्स नीड्स, की जो एथलीट की नीड्स है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको रिकवरी पीरियड्स भी मिलते हैं। इसका क्या मतलब है कि लेट्स से मैंने 15 पुशअप मारे, ठीक है, और पुशअप मार के फिर मेरे को पता है कि मेरे को 30 से 40 सेकंड लगेंगे रिकवर होने में, मैं रुक गई, उसके बाद मैंने फिर दूसरा सेट मारा, फिर तीसरा सेट मारा। या फिर प्लान कर रहे हो आप और आपको पता है कि आपने 2 मिनट का प्लान कर लिया, अब 2 मिनट के बाद आपको पता है कि आपको 20 सेकेंड्स लगेंगे अपनी वापस एनर्जी लाने में। आपने वो 20 सेकेंड्स का रिकवरी पीरियड लिया और उसके बाद आपने फिर सेकेंड बार किया, फिर थर्ड सेट किया, तो इसको हम कहते हैं इंटरवल, ठीक है। सो मोर वर्कआउट्स कैन बी कम्प्लीटेड इन शॉर्टर टाइम। छोटे टाइम में हम काफ़ी सारे वर्कआउट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और ये हमारे रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब हम आते हैं अपनी फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड पे। तो जो एक स्वीडिश टर्म है ये, जिसका मतलब है स्पीड प्ले, जिसको डेवलप किया था गोस्टा ने इन 1937। और ये क्या है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस प्लस इंटरवल मेथड का मिक्स है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस एंड इंटरवल मेथड का यहाँ पर मिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो 1 मार्कर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि वो फार्टलेग मेथड है। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड इंटरवल ट्रेनिंग अलाउिंग एथलीट्स टू वेरी देयर पेस एंड टेरेल बेस्ड ऑन देयर ओन डिस्क्रिशन। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट और स्पेसिफिक लोकेशन। तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन या फिर कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट की हमें बेटा ज़रूरत नहीं होती है। एडवांटेजेस क्या है, हाईली वर्सेटाइल है, हमारी कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस को इम्प्रूव करता है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ स्प्रिंटर्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए बहुत अच्छा मेथड है। तो 1 लाइनर्स के लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस मेथड और इंटरवल मेथड का ये एक कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग मेथड्स इन स्पोर्ट्स की, ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एज अ मेथड हम अपनी इंडोरेंस को इंप्रूव करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे रनिंग हो गया, हम जब भी हम जैसे जिम में भी जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ट्रेडमिल करते हैं, हम इलेप्टिकल करते हैं, हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, हम योगा भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये कुछ हिस्ट्री है इसकी, 1920 में इंट्रोड्यूस हुआ था बिकला में, ठीक है। ही एम्फसाइज द रिदम बिटवीन द वर्क एंड द रेस्ट एंड नेम्ड इट टेरेस ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपकी रिदम,
ठीक है, आपकी रिदम क्या है परफॉर्म करते हुए, ये सारी चीज़ें इसमें आती। ठीक है, एग्जाम्पल है मिडिल डिस्टेंस रनर 4 मीटर रेस का एग्जाम्पल हमने बात करी हुई है। ठीक है, जॉग स्लोली विद हार्ट रेट लोअर्स टू 120 टू 140, इसी साइकिल को आपने 10 से 20 बार रिपीट करना है और आपको रेस्ट लेना है, और रेस्ट के दौरान आपका जो BPM है वो 150 टू 180 होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम की प्रिंसिपल, एफर्ट एंड रिकवरी। सो देखो, हार्ड रनिंग एंड एक्टिव रिकवरी इज व्हाट स्ट्रेंथन द हार्ट्स, लंग्स एंड मसल्स। तो बेसिकली देखो, आप भाग कितनी स्पीड पर रहे हो, कितनी देर भाग रहे हो, उस दौरान आपकी हार्ट रेट क्या है और बीट्स पर मिनट क्या है, और उसके बाद जब आप रुक गए, है ना, तो आपकी रिकवरी रेट क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोर वर्कआउट्स पॉसिबल इन लेस टाइम, हम काफ़ी छोटे टाइम में, कम टाइम में बहुत ज़्यादा वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं अपना। हमारे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स को बेटर करता है, कार्डियोवैस्कुलर, ये सब वही रिपीट हो रहा है। आगे चलते हैं। ठीक है, फास्टर रिजल्ट देता है हमें। ठीक है, कोचेस ऑब्जर्व करते हैं और जो भी मिस्टेक होती है उसको ठीक करते हैं रिकवरी पीरियड्स में। ठीक है, पेशेंस, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होती है, ये भी सब हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। एंड एथलीट गेट अ क्लियर सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, और उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट का उनका जो है वो स्कोप है। ठीक है, एथलीट में पीक टू अर्ली बिफोर द एक्चुअल कंपटीशन, तो जब कंपटीशन होने वाला है उससे पहले ही हो सकता है कि वो अपने पीक पर आ जाएंगे, इसका एक डिसएडवांटेज है। इंजरी हो सकती है, अगर आप बार बार हाई इंटेंसिटी का काम करते रहोगे तो इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। एंड एक्सेसिव यूज़ विदाउट बैलेंस में लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स। अगर आप बैलेंस नहीं मेंटेन करके रखते हो ब्रेक्स में और अपने जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं, तो उससे फिर आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स जो है वो आपको हो सकती है। अब हम बात करेंगे फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड की, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग दैट इज लॉन्ग रनिंग विदाउट स्टॉपिंग, कि हम लंबे समय तक भागेंगे बिना, और इंटरवल का मतलब है वर्क प्लस रेस्ट साइकिल्स होंगी इसमें। इसका यूनिक फीचर क्या है, ट्रेनिंग पेस एंड स्पीड आर नॉट मिक्स। यहाँ पर जो ट्रेनिंग का पेस है, मतलब कितने समय की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, और स्पीड कितनी होगी, वो फिक्स नहीं होता है। एथलीट्स अपने अकॉर्डिंग इसको बेटा एडजस्ट करते हैं अपने मूड, टेरेन, सराउंडिंग्स वगैरह के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब मिनिमम जो है अभी काम कैसे करता है कि भाई 45 मिनट्स की साइकिल होनी चाहिए, हार्ट रेट जो है वो 140 से 180 BPM का होना चाहिए, और हम इसको रोड्स पर, फॉरेस्ट पर, ग्रासी ग्राउंड्स पर, हिल्स पर, बीचेस पर, सब जगह जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब रूटीन एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने वार्म अप जॉगिंग करी 1.5 से 2.5 किलोमीटर की, फिर स्टडी रनिंग कर ली 5 से 10 मिनट की, रिकवरी ले ली 5 मिनट की, और स्प्रिंटिंग की हमने 50 टू 60 मीटर की। ठीक है जी, अगेन रूटीन का ही एग्जाम्पल है। एडवांटेजेस देख लेते हैं भाई। हमारी ऑब्वियसली हार्ट हेल्थ बढ़िया रहेगी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस हमारी बढ़िया रहेगी, हमारा जो हार्ट है बढ़िया तरीके से पंप करेगा, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है एक्सरसाइज करने के दौरान वो बढ़िया होगी, VO2 मैक्स हमारा बढ़िया हो जाएगा, एरोबिक एंड एनारोबिक जो हमारी डेवलपमेंट है वो बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, स्प्रिंटिंग हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और हमारी हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हम काफ़ी सारे मल्टीपल एथलीट्स को जो है वो यहाँ पर ट्रेन कर सकते हैं एक साथ, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। कोई इक्विपमेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, और हर एथलीट अपनी नीड्स, अपने सराउंडिंग, अपने हिसाब से जो है वो अपने मूड वगैरह के हिसाब से ट्रेनिंग को एडजस्ट कर सकता है। राइट, उसके बाद है जी डिसएडवांटेजेस, कि इसके एफर्ट और इंटेंसिटी को मेजर करना बड़ा ही मुश्किल है ना, क्योंकि हम कैसे मेजर करेंगे कि इसमें क्या, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या नहीं है। फिर एथलीट्स जो है मोटिवेशन, मिड ट्रेनिंग में उनकी मोटिवेशन लूज़ कर सकते हैं, वो अपनी प्री प्लान नहीं होता तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, और जो कोचेज़ हैं उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि वो उनकी प्रोग्रेस को कैसे जो है वो मेजर करें। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब आती है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। सो दिस इन्वॉल्व ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट रेस्ट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी, हाँ, अब आते हैं स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड। यहाँ पर आपको 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा आपको अपने हार्ट रेट को भी देखना है साथ में। ठीक है, यहाँ पर वॉकिंग, जॉगिंग एंड साइकिलिंग का आप एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। अब इससे आपकी मसल्स, आपकी लिवर वगैरह बढ़िया रहेगी, है ना, आपकी कैपिलरी डेंसिटी बढ़िया रहेगी, आपकी माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो बढ़िया रहेगी, और उसका साइज़ भी सही रहेगा,
आपका बॉडी टेम्परेचर भी यहाँ पर रेगुलेटेड रहेगा। ठीक है, अब है फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड। सो परफॉर्म एट फास्टर पेस। ठीक है, यहाँ पे फास्टर पेस पे परफॉर्म किया जाएगा। हार्ट रेट हमारा 160 से 180 BPM होगा, 20 मिनट तक लास्ट करना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी ऑब्वियसली टायरिंग होगा स्लो मेथड से, क्योंकि स्लो में जो है वो चीज़ें कम स्पीड पर, कम उस पर हो रही हैं, बट फास्ट में वो ऑब्वियसली ज़्यादा उस पर हो रही हैं। जैसे आप ट्रेडमिल का भी एग्जांपल ले लो, तो ट्रेडमिल पे भी क्या होता है कि जैसे आप धीरे धीरे जब अपनी स्पीड बढ़ाते हो, 6 पे जाते हो, 7 पे जाते हो, 8 पे जाते हो, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा टायरिंग होगा ना। तो हमारा ऑक्सीजन अपटेक बढ़िया हो रहता है। मसल ऑक्सीजन कॉम्पोजिशन, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नथिंग न्यू। ठीक है, अब आता है हमारा वेरिएबल पेस मेथड। ठीक है, तो एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एट चेंजिंग स्पीड, जहाँ पर हम स्पीड को चेंज करते हैं हार्ट रेट, और हमारा जो हार्ट रेट है वो 140 से 180 BPM पे होना चाहिए। इसकी ड्यूरेशन बेटा 15 मिनट से लेकर 1 घंटे की होगी। ये उन एथलीट्स के लिए बढ़िया है जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या है, सेम इफेक्ट है, कुछ इसमें अलग तो है नहीं। आगे चलते हैं। अब बात आती है स्पीड की। स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब है कि आप कोई स्पोर्ट परफॉर्म करते हो, ठीक है, उसमें आपकी स्पीड क्या है, आप कितनी तेज़ी से वो काम करते हो। तो द एबिलिटी ऑफ एन एथलीट टू परफॉर्म मूवमेंट्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, जैसे स्प्रिंटिंग है, रिएक्टिंग टू अ बॉल है, मूविंग इन बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। आपका रिएक्शन टाइम कैसा है, जैसे आपने लेट्स से आपने क्रिकेट में शॉट लगाया, ठीक है, अब वो शॉट जो है वो ऐसा शॉट है कि शायद 4 चला जाए, बट यू डोंट नो, तो आप आसपास देखते हो एंड यू रन, कि मैं रन ले लेता हूँ, है ना, अपना नंबर ले लेता हूँ। तो इन सब चीज़ों में जो है ये स्पीड काम आती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट्स क्विकली। ये मैंने आपको बोला कि बढ़िया फटाफट तरीके से। वो जॉनसन एंड नेलन ने बोला कि रेट ऑफ एक्शन है, और स्कैम्बल ने बोला कि द परफॉर्मेंस वी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट मोटर एक्शन इन मिनिमम टाइम, कि मेरे को कम टाइम में मैं कैसे अपने रिएक्शंस जो हैं वो उसको दिखाऊँ, बस यही है। फिर आता है टाइप्स ऑफ स्पीड। पहला है हमारा रिएक्शन एबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिग्नल्स को कैसे क्विकली देखते हो। ठीक है, तो जैसे आपने किसी बैट्समैन ने शॉट लगाया, ठीक है, तो जो भी हमारा फील्डर्स होंगे उनको देखना है, इधर उधर देखना है कि कहाँ से आ रहा है, कैच यहाँ पे भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, कूद के भी हो सकती है, तो उनका रिएक्शन टाइम कैसा होगा। फिर आता है सिंपल रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब है सिग्नल, जैसे हमारा गन शॉट हो गया कि हमने जैसे रेस हुई और हमने वो करने के लिए गन शॉट लगाया, तो जैसे ही लगाया वैसे ही आपको भागना है, वो सिंपल रिएक्शन में आ गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अनएक्सपेक्टेड सिग्नल, जैसे मैंने आपको क्रिकेट का बताया कि हो सकता है कि यहाँ पर भी कैच हो सकता है, वहाँ पे भी जा सकता है, मुझे पीछे होके भी कैच लेना हो सकता है, तो वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या है? रीचिंग मैक्सिमम स्पीड क्विकली यूजुअली विद इन 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स से भी एक हद तक ज़्यादा है कि मैं अपनी बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड पे जाकर ही मुझे अब परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो इसमें आ जाता है। फिर आपकी मूवमेंट स्पीड, सो कंप्लीटिंग एक्शंस फास्ट, कि आप फटाफट से कैसे उसको परफॉर्म करते हो एक्शन को। बॉक्सिंग हो गई, है ना, सो बॉक्सिंग वगैरह में, जिम्नास्टिक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। लोकोमोटर एबिलिटी, लोकोमोटर में क्या होता है कि भाई हमें अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी होती है एक डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। सो मेंटेनिंग हाई स्पीड फॉर अ फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, 100 मीटर स्प्रिंट स्पीड स्केटिंग, इसमें मुझे अपनी जो है वो यहाँ पर तैयार करके रखना होता है। ठीक है, स्पीड इंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू मेंटेन स्पीड अंडर फटीग, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, लोकोमोटर इंड्योरेंस, हाई टॉलरेंस टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम स्पीड को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो एथलीट जो है वो रेस्ट से शुरू करें, धीरे धीरे टॉप स्पीड पर जाए। स्प्रिंटर जो है अपने मैक्सिमम स्पीड जो है वो 50 to 60 मीटर में कर सकते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है उनको अपने स्पीड और अपनी क्विकनेस, रिएक्शन टाइम वगैरह में करने का। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपको कुछ नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वो बार बार परफॉर्म करनी है, टाइम्स के साथ टाइमर लगा के परफॉर्म करनी है, ताकि आप जो है वो इस चीज़ को डेवलप कर पाओ। ठीक है, रनिंग होल रेस डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म
स्पीड, मेनली यूज फॉर 800 मीटर एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पर्पस क्या है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करना, स्टडीली धीरे धीरे रनिंग करना ताकि हम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट ना हो जाएं, ठीक है। जैसे हमारा 800 मीटर रेस होगी, ठीक है, पहले 400 मीटर जो है वो 49 सेकेंड्स में कर रहे हैं, सेकेंड जो है वो 51 सेकेंड्स में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का बच्चों मतलब है, जैसे हमने योगा में देखा था, हमने आसन देखे थे, आप अपने शरीर को कितने बढ़िया तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हो, आपकी जो बॉडी, आपका जो शरीर है वो कितना ज़्यादा इलास्टिक है, लचीला है, उसमें कितना लचीलापन है कुछ करने की, तो उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इज द रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल एट जॉइंट्स। इट मीन्स हाउ फ्रीली एंड फुली अ पर्सन कैन मूव देयर बॉडी। इट डिपेंड्स आपकी मसल स्ट्रेंथ कैसी है, आपका जॉइंट स्ट्रक्चर कैसा है, आपके लिगामेंट्स कैसे हैं, टेंडन्स कैसे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। देखो, जब आप रोज़ ऐसी चीज़ें करोगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करोगे, योगा आसन्स करोगे, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी फ्लेक्सिबल होगी, है ना। इतने सारे आसन्स होते हैं जो आपको लगता है बड़े आसान है, पर वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसको करने के लिए भी आपकी बॉडी में एक देखो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके मसल्स वेल बिल्ट होनी चाहिए, आप में एंड्योरेंस भी होनी चाहिए कि आप कितनी देर तक वो आसन को जो है वो होल्ड करके रख सकते हो, तो ये सारी इसमें आ जाती है। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर एफिशिएंट डेली वर्क एंड स्पोर्ट्स, है ना। रोज़मर्रा के लिए बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, इंजरी प्रिवेंशन के लिए। जैसे हम जिस जिम में जाते हैं तो उसमें एक कोच होते थे, तो उन्होंने वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि तुम लोग एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग क्यों नहीं करते और एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग क्यों नहीं करते। पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग एंड प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको इंजरी होने से जो है वो बचाती है, ठीक है। सो प्रिवेंट्स इंजरीज, इम्प्रूव्स पोस्चर, रिड्यूसेस बैक पेन, आपका बैक पेन कम करता है, आपका पोस्चर को बेटर करता है, ये हम सारा योगा में भी पढ़ चुके हैं। आपके हेल्दी जॉइंट्स मेंटेन रहते हैं, आप बैलेंस बढ़िया तरीके से कर पाते हो, और आप न्यू स्किल्स को सीखने में भी ये हेल्प करता है, जैसे स्विमिंग सीखना, ठीक है। उसके बाद है जेनेटिक एंड फिजिकल फैक्टर्स, दे आर नेचुरली, कुछ लोग नेचुरली फ्लेक्सिबल होते हैं, पर आप ट्रेनिंग करोगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाओगे, ठीक है। अब आती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि व्हेन वी परफॉर्म मूवमेंट्स विद एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे भाई अगर हम बिगिनर हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है टू ओपन आवर बॉडी, टू डू आसन्स वगैरह। पर धीरे धीरे जैसे हम ये कर लेते हैं, हम मास्टरी लेवल हासिल कर लेते हैं, वैसे हम खुद कर लेते हैं, हमें कोई किसी की हेल्प नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं असिस्टेड स्ट्रेचिंग, ठीक है। विद ग्रेटर ऑलवेज ग्रेटर देन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सर्व्स एज इट फाउंडेशन, जैसे आपको मैंने बताया बिगिनर लेवल। फिर आती है हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू स्ट्रेच और मूव विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। यहाँ पर हम किसी से भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, नीडेड व्हेन होल्डिंग अ पोजीशन विदाउट अ मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम एक मूवमेंट को जो है वो होल्ड करके रखेंगे। और डायनामिक स्ट्रेचिंग में तो आपको दिखेगा कि जो बॉडी है वो मोशन में, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, डायनामिक एंड स्टैटिक वाला। फिर आता है बैलिस्टिक मेथड, यूजेस बाउंसिंग एंड रिदमिक मूवमेंट। यहाँ पर हम रिदमिक मूवमेंट्स करेंगे, हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स कैसी हैं, रिदमिक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। मसल्स आर स्ट्रेच्ड फोर्सफुली एंड रिपीटेडली, मसल्स को बार बार स्ट्रेच किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से ओवर स्ट्रेचिंग से आपको इंजरी हो सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग स्लो एंड कंट्रोल स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। मसल स्ट्रेच फॉर मैक्सिमम एंड हेल्प फॉर 6 to 10 सेकंड्स के लिए आप इसको मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करते हो, ये काफ़ी सेफर है देन बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, एंड ये जो है वो आपके कूल डाउन सेशंस में बहुत हेल्प करता है। डायनामिक में आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होगा, डायनामिक में हमारी जो मूवमेंट्स हैं हमें वो देखेंगी, पर स्विंग होना चाहिए, रिदम होनी चाहिए मूवमेंट में, ठीक है। सो इन्वॉल्व्स कंट्रोल स्विंग्स एंड मूवमेंट, ग्रेजुअली परफॉर्म होता है, हाफ स्पीड से फुल स्पीड जाते हैं, आर्म स्विंग्स हैं, लेग स्विंग्स हैं, गुड फॉर वार्मिंग अप बिफोर स्पोर्ट्स, सिंपल। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हम लोगों ने अपना फिजिकल एजुकेशन चैम्पियन कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो इस कोर्स में आपको डिटेल लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, डाउट सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रैटेजी मिलेगी, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो अगर आप भी फिजिकल एजुकेशन में 100 स्कोर करना चाहते हो तो इस कोर्स से बढ़िया कोई भी रिसोर्स नहीं है अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो इसका जो लिंक है वो आपको मैं पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो हमारा
कोर्स चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि ये बेस्ट रिसोर्स है अगर आप फिजिकल एजुकेशन में 100 स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आता है PNFP, दैट इज प्रोस्पेरेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये जो है वो मतलब बिल्कुल ही एडवांस, जिसको हम कहते हैं ना प्रो मैक्स लेवल ऑफ एथलीट्स के लिए होता है ये। सो इट इज़ एन एडवांस मेथड फॉर एथलीट्स, यूजेस कॉन्टैक्ट रिलैक्स स्ट्रेच टेक्निक विद अ पार्टनर। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और स्ट्रेच टेक्निक्स का यूज़ करते हैं विद अ पार्टनर। ठीक है, बस आपको इतना पता इसमें होना। अब हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप स्ट्रेच पोजीशन में जाओ, पार्टनर की हेल्प लो, वो आपको हेल्प करेगा स्ट्रेच पोजीशन होल्ड करने में। फिर आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट मसल्स हैं वो पार्टनर के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करेंगी, पार्टनर फर्दर आपको स्ट्रेच करेगा। फिर आपको इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए जो करना है, ये सबसे बढ़िया तरीका है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का। जैसे अगर आप नए नए जिम में जाते हो, आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो, या आप जिम गए हो, है ना, तो आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ लोग हैं जो न्यू आते हैं, जो PT लेते हैं, तो जो ट्रेनर्स होते हैं वो पूरा खोल लेते हैं बंदे को, उसको पूरा हेल्प करते हैं, है ना, कि हम उसकी लेग उठा के वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच कर देंगे, वो कर देंगे। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या गाइडलाइंस हैं, देखो बिफोर प्यूबर्टी अगर आप शुरू कर दो तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया तरीके से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। धीरे धीरे लेटर इन लाइफ एडल्टहुड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। आजकल इतने सारे एग्जांपल्स हैं, लोग 70s में, 60s में, 50s में जो हैं वो फिट हो रहे हैं, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीजेज इफ़ नॉट मेंटेन्ड विद रेगुलर एक्सरसाइज, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने कोविड के टाइम पे योगा बिल्कुल शुरू किया था, बहुत अच्छे 2-3 साल मैंने किया, मैंने बीच में बंद कर दिया और मेरी सारी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई। ठीक है, ऑलवेज परफॉर्म आफ्टर प्रॉपर वार्म अप टू अवॉइड इंजरी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे कोच थे उन्होंने हमें बताया था कि भाई प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इंजरी को जो है अवॉइड करना चाहते हो। ओवर स्ट्रेचिंग को हमें अवॉइड करना है एंड एक्सरसाइज शुड बी डन व्हेन बॉडी इज़ फ्रेश एंड नॉट फटिग। थकावट में बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, हमारी बॉडी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है स्टैटिक से। ठीक है, कम से कम 10 से 15 एक्सरसाइज आप रिपीटिशन में करो, जर्क्स को अवॉइड करो, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स को अवॉइड करो, पार्टनर का यूज़ करो अगर आप अभी इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो तो। और स्ट्रेचिंग के बाद जो है वो आपको रिलैक्स भी करना है, ये नहीं है कि स्ट्रेचिंग करने के बाद आप और उसको ख़राब करने लग गए, तो बॉडी को रेस्ट देना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आता है हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। देखो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ का मतलब है कि हमारी हैंड आई मूवमेंट, हमारी हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसी है ना। जैसे कि आपने किया, आपने बैट लगाया, आपने शॉट मारा, है ना, तो आप यहाँ से देखते हुए भाग भी रहे हो तो आपकी वो कैसी मूवमेंट है, बॉलर है वो बॉलिंग कर रहा है उस टाइम उसकी कैसी है, तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट स्मूथली एफिशिएंटली एंड विद कंट्रोल, की बड़े स्मूथ मक्खन तरीके से हो रही है, एफिशिएंटली हो रही है और कंट्रोल के साथ हो रही है। मेनली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, क्योंकि सिग्नल तो वहीं से आ रहा है आपका। हेल्थ एंड स्किल लर्निंग में हेल्प करता है, एक्यूरेसी बैलेंसिंग वगैरह में जो है ये हेल्प करता है। बट हाँ, हर स्पोर्ट के लिए सिचुएशन अलग होती है और उसके लिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ भी आपकी अलग होंगी। ओरिएंटेशन एबिलिटी, सो डिटरमाइनिंग द पोजिशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस एंड टाइम। ठीक है, लोकेटिंग द बॉल, पार्टनर एंड ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वही यहाँ पे मेंशन है। कपलिंग एबिलिटी, कंबाइनिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंबाइन करना ताकि हम स्मूथ और कोऑर्डिनेट तरीके से परफॉर्म करें, जैसे पंचिंग एंड बॉक्सिंग वगैरह इसमें एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली करेक्टली टू सिग्नल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैंने शॉट मारा और एकदम से कैच कर लिया, और कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ कि वो ऐसा शॉट था कि भाई मैं यहाँ भी गिर सकती है बॉल, यहाँ भी हो सकती है, मुझे जंप करके कूद के भी करना हो सकता है, तो वही यहाँ पर बात है। सो इट इज़ अ सिग्नल। जैसे आप भागने वाले हो, रेस होने वाली, जैसे मैंने गन शॉट मारा और आप भागे, ठीक है, वो सिंपल होगी। कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट वाला एग्जाम्पल हो गया, वही है इसमें लिखा हुआ। फिर है बैलेंस एबिलिटी की आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टैटिक पोजीशन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारा हेड स्टैंड है, हमारा प्लैंक हो गया, डायनामिक में कोई भी जिम्नास्टिक्स का आप ले सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है,
फिर हमारी आती है रिदमिक एबिलिटी। रिदमिक की बात क्या है कि अगर आपने जिम्नास्टिक्स का भी ऑब्जर्व किया हो तो वहाँ पर पूरी बॉडी जो है म्यूज़िक के साथ रिदम में चलती है, रिबन का इस्तेमाल होता है, प्रॉपर रिदम से चीज़ें बनाते हो, है ना। सो ऑब्जर्विंग, परसीविंग एंड रिड्यूसिंग रिदम इन मूवमेंट, जैसे जिम्नास्टिक्स है, सिंक्रोनाइज स्विमिंग, डांस हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फिर आता है हमारा अडेप्टिव एबिलिटी, एडजस्टिंग टू चेंजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, की कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो गया या एकदम कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसमें आप फटाफट से कैसे अपने आप को चेंज करोगे, तो वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर आती है आपकी डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी, अचीविंग एक्यूरेसी एंड इकोनॉमी इन मूवमेंट, हाई डिग्री ऑफ मोटर कंट्रोल सीन इन स्किल्ड एथलीट्स। तो बहुत ज़्यादा प्रो मैक्स लेवल के एथलीट्स होते हैं, उनमें ये चीज़ मेंशन होती है कि हम कैसे अपने मूवमेंट्स को एक्यूरेटली मेजर्ड तरीके से परफॉर्म करें। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो है मेथड्स टू डेवलप कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? भाई सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइजेस को करो, चीज़ें करो, सेम सिनेरियो क्रिएट करो, है ना। सो इट कैन बी डेवलप बाय प्रैक्टिसिंग फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली एंड परफॉर्मिंग मूवमेंट करेक्टली विद फोकस। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन एक्सरसाइजेज हम धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो लेवल को इंक्रीज करेंगे। स्पीड, टाइमिंग, एक्सटर्नल कंडीशंस को सेम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जो मैंने आपको बोला। Both general and sport specific exercises are useful. Frequent variation and modification of exercise ensure overall development of these abilities. कुछ भी नया नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आता है हमारा सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बेसिकली देखो सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम बहुत कम समय में हम अ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। तो जिन भी लोगों के पास टाइम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो क्या करते हैं 5-6 अपनी एक्सरसाइज बनाई, रूटीन बनाया, वो अब आधे पौने घंटे 1 घंटे में कर लिया और हो गया उनका। बेसिकली यही होता है हमारा सर्किट ट्रेनिंग। सो ये डेवलप कब हुआ? 1957 में डेवलप हुआ बाय G.T. एंडरसन एंड R.E. मॉर्गन एट लीड्स यूनिवर्सिटी। साइंटिफिक मेथड है जहाँ पर हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस को एक सीक्वेंस में विच आर रिपीटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किट। जैसे भाई देखो ये बेसिकली ऐसा कुछ आपका सर्किट ट्रेनिंग जो है वो दिखता है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पुशअप ले लिया, पुलअप ले लिया, फिर हमने स्क्वाट्स ले लिए, हमने प्लैंक ले लिया, प्लैंक वेरिएशन ले लिए, माउंटेन क्लाइंबर्स ले लिए, हमने ऐसी एक्सरसाइजेस ले ली और बस हो गया हमारा। सो द मेन एम ऑफ सर्किट ट्रेनिंग इज टू इंड्योरेंस को इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं इसकी। पहले टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग, हर एक्सरसाइज का टाइम होगा, फिक्स ड्यूरेशन होगी, जैसे 30 सेकंड्स में ही मुझे ये करना है, फिर रेस्ट लेनी है। जैसे मैंने प्लैंक किया, प्लैंक मैंने लेट से 2 मिनट किया, 2 मिनट के बाद मुझे पता है कि मेरे को 30 सेकंड्स में रिकवर हो जाऊंगी, तो मैंने रेस्ट ले लिया, फिर मैंने सेकंड लगाया, फिर मैंने थर्ड लगाया। फिर है कॉम्पिटिशन सर्किट ट्रेनिंग। सो द गोल इज टू परफॉर्म मैक्सिमम रेपिटेशन विद इन अ सेम सेट, कि मतलब एक सेट में मैं रिपीट कर रही हूँ। जैसे मैंने स्क्वाट्स लगाने हैं, राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सेट में 20 स्क्वाट लगा लिए, दूसरा सेट में 20 स्क्वाट, ऐसे कर करके यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद है रेपिटेशन। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, रेपिटेशंस जो हम नंबर ऑफ मेरे रेप्स हैं उसको हम बढ़ा रहे हैं, 20 स्क्वाट्स या फिर 15 पुशअप। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेट में मैं इतने ही लगाऊंगी। रनिंग और स्पेसिफिक सर्किट कंबाइंस एक्सरसाइजेस विद रनिंग और जॉगिंग। यहाँ पर आप रनिंग जॉगिंग के साथ साथ जो है वो अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग क्या है बेटा, सिंपल टू लर्न है, परफॉर्म है। इट इज़ यूजुअली इन्वॉल्व मीडियम वेट्स एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे बहुत हाई लेवल का कुछ भी नहीं होता, बहुत यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इंड्योरेंस इम्प्रूव होती है। ट्रेनिंग लोड इज़ इंक्रीज ग्रेजुअली एंड परफॉर्म, धीरे धीरे हम अपने लोड को बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर मैंने नॉर्मल प्लैंक किया, थोड़े टाइम बाद जब मैं वो हो गई तो मैं वेट रख के भी प्लैंक परफॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, सम कॉमन एग्जाम्पल्स है रनिंग ऑन द स्पॉट, मेडिसिन बॉल, थ्रो एंड कैच, स्क्वाट, चिन अप्स, ये सारी एक्सरसाइज यहाँ पर हमने आपके लिए एग्जाम्पल में दे दिया है। अब हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं ट्रेनिंग लोड को, धीरे धीरे आप रेपिटेशन ऐड करो, इंक्रीज करो अपनी एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी, वेट्स लगाओ, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था वहीं यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। और भी बेनिफिट हैं इसके, जैसे आप इंडोर और आउटडोर
कर सकते हो। सिंपल इक्विपमेंट की ज़रूरत है, बड़ा इजी टू लर्न है, ज़्यादा लॉन्ग सेशंस नहीं होते, क्विक रिजल्ट्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, हमारी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है ना। कोचेस के लिए भी इट इज़ वेरी इजी टू सुपरवाइज, बड़े आसान तरीके से सुपरवाइज कर सकते हैं और आपको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज इससे बर्न होती हैं और ये हमारे को लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को भी होने में प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे बड़ी एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत है, टाइम और स्पेस की ज़रूरत है। मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए ठीक है, बट ये स्ट्रेंथ के लिए इतना अच्छा नहीं है, मतलब इससे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ या पावर आपकी बिल्ट नहीं होती। बिगिनर्स के लिए ठीक है, पर बिगिनर्स स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होगी। मसल्स को टोन करता है, पर बेस्ट तरीका नहीं है हमारे मसल मास को बढ़ाने का। ठीक है, इस कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स मैक्सिमम रिजल्ट्स, हमें मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया कि कम समय में अच्छे रिजल्ट्स दे देता है, कन्वीनियंट है। ठीक है, लोगों के पास टाइम नहीं होता तो लोग बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर लेते हैं। हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और मस्कुलर स्ट्रेंथ इससे अच्छी हो जाती है। मेनी ट्रेनीज कैन वर्क टुगेदर, काफ़ी सारे लोग इसको आपस में मिलकर परफॉर्म कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करता है, विच इज़ इफेक्टिव ऑफ वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत बढ़िया है। लाइफस्टाइल डिजीजेज होने से भी ये हमें बचाता है। सो बड़ा अच्छा मेथड है ये। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा और इसी के साथ ही साथ जो हमारी स्पीड सीरीज़ है फिजिकल एजुकेशन की वो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन चैम्पियन कोर्स है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करना मत भूलना। और साथ ही साथ अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए, पीपीटी चाहिए, कुछ भी फ्री मटेरियल चाहिए तो उसके लिए हमारी फ्री कम्युनिटी है, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना, जो हमारी टेलीग्राम की कम्युनिटी है। उसका भी लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आई होप बच्चों आपको मज़ा आया हो फिजिकल एजुकेशन पढ़ने में, और आप और क्या देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना और हमें ये भी बताना कि आपको हमारी स्पीड सीरीज़ कैसी लगी। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।